हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के एक और नए टॉपिक को, विषय को जानने का प्रयास करते हैं, जिसका शीर्षक है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। यानी कि हमारे भारत के संविधान में हिंदी के विषय में क्या बात की गई है, क्या कहा गया है, क्या प्रावधान उसमें किया गया है। तो बगैर देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संविधान के भाग 5, 6 और 17 इन 3 भागों में बच्चों राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, यानी बताया गया है राजभाषा के संबंध में। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है बच्चों, वो भाग 17 है और इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके मुख्य 4 भाग हैं, 4 पार्ट्स हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में बताया गया है। क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा कौन सी होगी, ये बताया गया है। संघ मतलब केंद्र सरकार या संसद की बात की गई है। संघ की राजभाषा कौन सी होगी, प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। और उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, ये बताया गया है। और उसके बाद राजभाषा संबंधी कुछ विशेष निर्देश हैं, उनके विषय में भी बात की गई है। तो एक एक करके हम इन अनुच्छेदों को देखने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 120 में बताया गया है संसद की भाषा कौन सी होगी। यानी उस समय संसद में जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, वो अपनी बात को हिंदी में भी रख सकते हैं पार्लियामेंट में और अंग्रेजी में भी रख सकते हैं। या फिर वो इन दोनों भाषाओं को नहीं जानते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से और राज्यसभा के सभापति की सहमति से वो अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात को रख सकते हैं और उसका आंसर जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 210 में ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य के विधानमंडल हैं, वहाँ की जो विधानसभा है या विधान परिषद है, उसमें वहाँ का जो एमपी है, विधायक है, वो अपनी बात को अंग्रेजी में भी रख सकता है और हिंदी में भी रख सकता है। या फिर इन दोनों भाषाओं को अगर वो नहीं जानता है या नहीं जानना चाहता है या नहीं अपनी बात कह पाता है, तो अपनी मातृभाषा में भी वहाँ के अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से वो मातृभाषा में भी अपनी बात को रख सकता है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 343, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, एक तो भाग 17 ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 के विषय में यहाँ पे प्रश्न बनता है। एक भाग 17 प्रश्न बन रहा है। और जो तीसरा प्रश्न बनता है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे सी ग्रेड का हो, डी ग्रेड का हो, बी ग्रेड का हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं कि वह भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान का अनुच्छेद 343 है, ये ध्यान रखना है। तो संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा यानी कि संसद की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, यानी कामकाज की भाषा, जिसको राजभाषा बोला जाता है। और जब तक प्रावधान नहीं होते तो अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी कामकाज की भाषा बनी रहेगी। राजभाषा हिंदी बना दी, लेकिन कामकाज की भाषा जो है वो अगले 15 वर्षों तक ऐसे ही जारी रहेगी। ये बात भी उसमें साथ साथ कर दी है। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 344 है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के अगले 5 वर्षों के बाद 5 वर्षों के बाद एक आयोग गठित करेगा। और ये जो आयोग है ये देखेगा कि हिंदी भाषा का प्रयोग का विस्तार कैसे किया जाए, किन कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाए, न्यायालय में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कहाँ और कैसे सीमित किया जाए। ठीक इसी प्रकार का जो आयोग है संविधान लागू होने के अगले 10 वर्षों बाद भी गठित किया जाएगा। यह आयोग अपनी रिपोर्ट एक समिति को देगा, जो संसद की विशेष समिति, राजभाषा संबंधी विशेष समिति होती है, उसको देगा। और वो समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। राष्ट्रपति ये देखेगा कि उसकी रिपोर्ट को मानना है कि नहीं मानना है। ये बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद 344 में। उसके बाद बच्चों संविधान का अनुच्छेद 345 आता है और उसमें कहा गया है कि राज्यों के भाषा संबंधी अधिकार क्या होंगे, और जब तक कोई प्रावधान, अन्य प्रावधान नहीं होते तो अंग्रेजी
में कार्य होते रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी राज्य है वो अपने किसी एक कार्य को या बहुत सारे कार्यों को, अनेक कार्यों को एक भाषा में या अनेक भाषा में या फिर हिंदी भाषा में कर सकता है, और उसकी मर्जी है, राज्य की मर्जी है कि वो अपने सभी कार्यों को, एक कार्य को एक भाषा में या अनेक भाषा में या हिंदी भाषा में कर सकता है। लेकिन जब तक वो प्रावधान ये नहीं करता तब तक अंग्रेजी भाषा उस राज्य में कामकाज की भाषा रहेगी ही रहेगी। ये बात कहेगी संविधान के अनुच्छेद 345 में। उसके बाद अगला देखिए अनुच्छेद 346। इसमें क्या कहा गया है कि दो राज्यों की अगर आपसी सहमति हो जाती है कि हम अपने कामकाज की भाषा हिंदी रखेंगे, तो वो उनके बीच की भाषा, सहमति पत्राचार की भाषा हिंदी होगी। अगर इसी प्रकार से संघ और राज्यों के बीच में ये सहमति हो जाती है, संघ मतलब संसद या राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बात हो रही है, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में ये सहमति हो जाती है कि वो अपने पत्राचार की भाषा कौन सी रखेंगे, हिंदी रखेंगे या कोई और भाषा रखेंगे, तो वो अपनी भाषा को रख सकते हैं, उनकी सहमति होती है। तो ये कहा गया है संविधान का अनुच्छेद 346 में। उसके बाद है संविधान का अनुच्छेद 347। इसमें कहा गया है कि राज्य की जनता अगर मांग करती है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली, उस राज्य की बोली जाने वाली जो भाषा है उसको मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उनकी भाषा को मान्यता दे देता है। ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 347 में। उसके बाद बच्चों संविधान का अनुच्छेद 348, इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, वहाँ के कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी आदेश निकालेगा, विनियम बनाएगा या फिर नियम बनाएगा, कोई उपविधि करे, विधि बनाएगा, कुछ भी ऑर्डर जारी करेगा, वो सब किस में होंगे, अंग्रेजी में ही होंगे और अंग्रेजी का रूप ही मान्य होगा। उसके बाद बच्चों संविधान का अनुच्छेद 349, इसमें क्या कहा गया है कि संसद राजभाषा संबंधी अगर कोई विधेयक लाती है या राजभाषा संबंधी कोई विधेयक में संशोधन पारित करना चाहती है, तो उसके लिए उसको पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, तभी वो उसमें संशोधन ला सकती है और तभी राजभाषा संबंधी विधेयक पारित वो कर सकती है। उसके बाद बच्चों बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 350 में कि सभी व्यक्तियों को अपनी भाषा संबंधी अधिकार होंगे, यानी कि वो कहीं पर आवेदन कोई कर रहे हैं या फिर कोई अपनी शिकायत कर रहे हैं, तो शिकायत और आवेदन वो अपनी भाषा में कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, हिंदी भाषा में कर सकते हैं, किसी अन्य भाषा में कर सकते हैं, और उसका समाधान वो जिस भाषा में चाहे उस भाषा में उनको समाधान मिलेगा। ये बताया गया, ये प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करेगा। और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक जो शिक्षा है ये इंश्योर की जाएगी कि वो उनकी मातृभाषा में ही हो। ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 350 में। उसके बाद लास्ट सेक्शन है, लास्ट अनुच्छेद है संविधान का राजभाषा संबंधी। इसमें क्या कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 351 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 343 सबसे इम्पोर्टेंट है, एक भाग 17 इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद 351 जो अनुच्छेद है वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि संघ सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है वह हिंदी भाषा को एक सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि उसका कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा को इस तरह से विकसित करे कि वो एक सर्वमान्य भाषा बन जाए, इस तरह से कार्य वो करेगी। तो ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 351 में। तो आज हमने देखा कि इन अनुच्छेदों के द्वारा कि राजभाषा संबंधी हमारे भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे, और फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक दो बार आगे पीछे पॉज करके देख लेना, समझ में आ जाएंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम सीखने का, समझने का प्रयास करें बच्चों, तो हमें सब कुछ समझ में आ सकता है, बशर्ते हमारी इच्छा हो। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।